गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, झाजी स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। टुडे आई विल स्टार्ट फॉर क्लास 9 बुक, इट मींस इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 फॉर क्लास 9th, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर का। आज मैं आपके सामने पहला भाग लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पालमपुर गांव की कहानी अर्थात द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। क्या बताऊंगा? पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, जिसमें क्या है, कहता है मेन एक्टिविटीज क्या है, फार्मिंग है। मेन एक्टिविटीज वहां का क्या है, मुख्य कार्य क्या है, कृषि है। अब किस प्रकार कृषि के कार्य को आगे बढ़ाना, उसका विकास करना है, वह मैं आपको बताऊंगा था डेवलपिंग एक्टिविटीज। इसके लिए कुछ स्मॉल स्केल दिए गए हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो पहले आप समझने की कोशिश कर लीजिए। तो वो समझ लेते हैं हम, जिसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला है हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसके अंतर्गत आता है आपका क्या, जिसके अंतर्गत आता है आपका लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी चीज। क्योंकि ये सभी चीज कृषि के लिए या अदर काम के लिए ये तीनों चीज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब लेते हैं हम मैन मेड रिसोर्स। क्या लेते हैं? मैन मेड रिसोर्स, अर्थात मानव के द्वारा निर्मित किया गया। अब मानव के द्वारा निर्मित किया गया, इसके अंतर्गत क्या आता है, रोड, बिल्डिंग, मशीन। अब मशीन तो नेचुरल रिसोर्स है नहीं, क्योंकि उसे भी मैन मेड ही बनाता है। ठीक है, तो ये सभी किस में आ जाता है, मैन मेड में आ जाता है। किस में आ जाता है? मैन मेड में आ जाता है। उसके बाद है क्या है आपका, ह्यूमन एफर्ट है। ह्यूमन एफर्ट मतलब कि जो मानव सिर्फ क्या कर सकते हैं, लेबरर। क्या है? लेबरर, अर्थात वह सिर्फ मजदूरी ही कर सकते हैं, मजदूर ही रह जाते हैं वह हमेशा के लिए। और लास्ट का जो इसका स्केल है, कहता है मनी। क्या है? मनी, अर्थात मनी का मतलब हम किसी भी चीज में, कोई फैक्ट्री या कृषि में ही किसी भी चीज में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो यही इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाना, फिर से दोबारा से इन्वेस्ट करना, यही क्या है, मनी का काम है। क्या है? मनी का काम है। तो हमने देखा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या देखा, नेचुरल रिसोर्स देखा, मैन मेड रिसोर्स देखा, ह्यूमन एफर्ट देखा, मनी देखा। नेचुरल रिसोर्स में आपका आता है लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैन मेड रिसोर्स में आता है रोड, बिल्डिंग, मशीन, एटीसी। ह्यूमन एफर्ट में हम देखते हैं कि बेसिकली लोग गांव में लेबर ही होते हैं, मजदूरी का ही काम करते हैं। और चौथा इसका स्केल जो है वो है मनी, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है? मनी, क्योंकि बिना पैसे का हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना पैसे का हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पैसा रहेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे और फिर उससे इनकम कमाएंगे, फिर पुनः हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना चीज हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इसी प्रकार, देखिए यह किससे कनेक्ट है, कहता है वेल कनेक्टेड। वेल कनेक्टेड। अब कौन सा ऐसा गांव है जिससे ये सारी चीज कनेक्ट है? पालमपुर। कहता है रायगंज, शाहपुरा, रायगंज और शाहपुरा, ये इस चारों चीज से वेल कनेक्टेड है। अर्थात यहाँ पर इसके अलावा एक चीज और चलाई जाती है। क्या है वो? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अर्थात इसके अंतर्गत जीप,
पिकअप जो भी आते हैं, ये सभी चीज आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सभी चीज है। तो रायगंज और शाहपुरा, ये रायगंज और शाहपुरा जो है इस चारों चीज से, अर्थात नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स, ह्यूमन एफर्ट और मनी, इस चारों रिसोर्सेज से ये वेल कनेक्टेड है, अर्थात जुड़ा हुआ है बहुत ही ज्यादा। तो वेल कनेक्टेड कौन सा गांव है? रायगंज और शाहपुरा, जो इस चारों रिसोर्सेज से वेल कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पालमपुर पर। कहां चलते हैं? पालमपुर पर चलते हैं। तो पालमपुर में हम देखते हैं कुल मिलाकर 450 फैमिलीज है। कितने फैमिलीज हैं? 450 फैमिलीज हैं, ठीक है, जिसमें दो में डिवाइड किया गया है। कितने में डिवाइड किया गया है इसको? दो फैमिलियों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका क्या है? अपर कास्ट, अपर कास्ट, और दूसरा जो है वो क्या है? लोअर कास्ट। क्या है? लोअर कास्ट। अब देख लीजिए कितना अपर कास्ट है, कितना लोअर कास्ट है। अपर कास्ट का क्या काम है, लोअर कास्ट का क्या काम है, ये दोनों के मुख्य एक्टिविटीज क्या है वह देखिए। दोनों के मुख्य एक्टिविटीज एक ही है, दोनों का मुख्य एक्टिविटीज क्या है? एक ही है। क्या है? फार्मिंग। क्या है? फार्मिंग। दोनों का मुख्य एक्टिविटीज फार्मिंग ही है, और उसमें भी अंतर है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए लोअर कास्ट, अर्थात ये जो है लोअर कास्ट जो है इसकी संख्या है 1/3। कितना है? 1/3 इसकी संख्या पालमपुर में। लोअर कास्ट की संख्या कितनी है? 1/3। जितना भी संख्या 450 फैमिली है ना, उसमें 1/3 लोअर कास्ट है, और बाकी बात जो बचे हुए हैं वह क्या है? अपर कास्ट है। क्या है? अपर कास्ट। लोअर कास्ट कितने हैं? 1/3। अब इसके अलावा जो बच गए हैं वह क्या है? अपर कास्ट है। अब इस अपर कास्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसके रहने वाले ये सभी क्या है? फार्मर है। फार्मर, यहां ये भी क्या है? फार्मर है। फार्मर, दोनों ही किसान है, लेकिन अपर कास्ट के फार्मर जो है वह, उनके मकान जो बने होते हैं ब्रेक सीमेंट, अर्थात पक्के मकान होते हैं, ठीक है। ब्रेक सीमेंट इस सभी से बने होते हैं जो पक्के मकान होते हैं। और वही लोअर कास्ट जो है, इनके जो मकान होते हैं वो क्या, एक वर्ड आया है आपके बुक में ही होगा, एक वर्ड झुग्गी। क्या वर्ड होगा? झुग्गी, अर्थात घास फूस के बने हुए झोपड़े, ये सभी चीज। तो झुग्गी में निवास करते हैं। इनका मकान नहीं होता, इनका छोटा सा झोपड़ी होता है, झुग्गी होता है, ठीक है। वे लोग उसी में रहते हैं। और इनका मुख्य, ये जो लोअर कास्ट है, इनके पास खुद की जमीन नहीं होती, अर्थात ये क्या होते हैं? लैंडलेस होते हैं। क्या होते हैं? लैंडलेस होते हैं। वहीं पर ये अपर कास्ट के जो होते हैं वह अगर कहीं से आते भी हैं तो यहां पर अपना ऑन लैंड खरीद लेते हैं, या खरीद ही लेते हैं वह, क्योंकि अपर कास्ट के लोग, अर्थात उनकी स्थिति अच्छी रहती है, जिसके कारण वह जमीन खरीद लेते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। तो ये है अपर कास्ट। और यही लोअर कास्ट, अर्थात जो लैंडलेस होते हैं, या फिर किससे कनेक्ट हो जाते हैं? अपर कास्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद की जमीन है और इसके पास जमीन नहीं है, तो यह काम करने के लिए कहां जाएगा? फिर दूसरे के खेतों में ही जाएंगे काम करने के लिए। अगर कृषि है तो दूसरे के खेतों में ही जाएंगे काम करने के लिए। तो ये है आपका 450 फैमिली के एक्टिविटीज। कितने फैमिली के? 450 फैमिली के एक्टिविटीज हैं, जो 1/3 लोअर कास्ट है, बाकी बात जो बचा हुआ है वो अपर कास्ट है। लोअर कास्ट के मकान पक्के नहीं होते हैं, झुग्गी झोपड़े इस सभी में रहते हैं, लेकिन वही अपर कास्ट के मकान क्या होता है? ब्रिक सीमेंट पक्के छत के मकान बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा कि पालमपुर गांव में जो है आपको, पालमपुर में आपको 2 प्राइमरी स्कूल है। कितने हैं? 2 प्राइमरी स्कूल। 2 प्राइमरी स्कूल। और वहीं पर एक क्या है?
एक प्राइवेट स्कूल भी है, 1 प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। इसके अलावा 2 प्राइमरी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। इसके अलावा एक आपका हेल्थ केयर सेंटर है, हेल्थ केयर सेंटर है एक। उसके बाद एक जो है वहां पर प्राइवेट डिस्पेंसरी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो स्वास्थ्य के लिए भी हम देखें तो यहां पर एक है और एक प्राइवेट भी है, अर्थात यह पालमपुर गांव जो है वह विकास कर रहा है, डेवलपिंग एक्टिविटी जिसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम देखते हैं यही है पालमपुर गांव। इसके अलावा हम अब चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने देखा 450 फैमिलियां हैं, जिसमें 1/3 लोअर कास्ट के हैं और बाकी जो बचते हैं वो हमारे अपर कास्ट के। इसके बाद क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास की संस्था, किस किस प्रकार से हम विकास कर सकते हैं लेबर में या कृषि में, तो उसके जो फैक्टर दिए गए, अर्थात कहता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आपको 4 तरीके के फैक्टर दिखेंगे। कितने तरीके के, 4 तरीके के आपको फैक्टर दिखेंगे, जिसमें आप 4 तरीके से काम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है लैंड वाटर फॉरेस्ट, अर्थात हमने पहले भी बताया कि कृषि के लिए भूमि, पानी और वन, इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है क्या आपका लेबर, मजदूर। अब लेबर में भी 3 कैटेगरी के लेबर आते हैं। कितने, 3 कैटेगरी के मजदूर आते हैं, एविडेंट, एजुकेटेड और मैनुअल। अब आप देखिएगा कि मैनुअल अर्थात जो लेबर है सो तो वो है ही, मैनुअल में ये हो गया, जो लेबर का काम करते हैं वो तो लेबर है ही। और दूसरा एजुकेटेड, अर्थात कुछ ऐसे मजदूर भी हैं, कुछ ऐसे लेबर भी हैं, एजुकेटेड लेबर, जो टेक्निकल का काम भी कर लेते हैं, अर्थात ट्रैक्टर में कुछ खराबी हो जाता है, ये कुछ तो उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। चाहे वह पानी हो गया, पानी की सिंचाई हो गई, इस सब का काम जिसमें वह टेक्निकल का काम पड़ता है उसके लिए वो कर लेते हैं, एजुकेटेड लेबर जो है। उसके बाद जो एविडेंट लेबर जो है, इसमें वह लेबर आते हैं जिनको कोई काम नहीं मिल पाता है, जिनको कोई काम नहीं मिल पाता है वह इस कैटेगरी में आते हैं, एविडेंट लेबर में के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा क्या होता है, एजुकेटेड, जो टेक्निकल का काम भी कुछ कर लेते हैं। और तीसरा जो शुरू से ही लेबर का काम करते आ रहे हैं, मजदूर है, मजदूरी करते आ रहे हैं, वो हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका लेबर की कैटेगरी। अब हम चलते हैं, कहता है फिजिकल कैपिटल, फिजिकल और कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल भी आपको 2 तरह के दिखेंगे। फिजिकल कैपिटल आपको कितने तरह के दिखेंगे, 2 तरह के दिखेंगे। पहला है फिक्स्ड, दूसरा है वर्किंग मनी। फिक्स्ड मनी में है, आप किसी कोई फैक्ट्री खोल लेते हैं, कोई बहुत बड़ा शोरूम या दुकान खोल लेते हैं, उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई मशीन खरीद लेते हैं, ये आपका फिक्स हो गया, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया। ठीक है, कोई कंपनी खोल लिया, कोई मशीन बैठा लिया हमने, ये हमारा फिक्स्ड हो गया। अब वर्किंग मनी, वर्किंग मनी अर्थात मनी का काम पड़ते रहता है, हम इन्वेस्ट करते हैं, कमाते हैं, फिर पुनः इन्वेस्ट करते हैं, हमें लॉस लग जाता है, फिर से हम उसमें अगर चाहे तो फिर से हम उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो ये है क्या, वर्किंग मनी। अर्थात फिजिकल कैपिटल के 2 पहलू हैं, पहला है फिक्स्ड, दूसरा है क्या, वर्किंग मनी है। ठीक है, इसके बाद कहता है चौथा इसका जो है फैक्टर नॉलेज, अर्थात इन सभी के प्राइस में या इंटरप्राइज में यह मैनेज करता है, इस सभी के इंटरप्राइज को यह मैनेज करता है, क्योंकि इसके पास नॉलेज इस चीज का है। लेकिन है यह भी एक मजदूर ही, यह भी एक मजदूर ही है, लेकिन यह इसके इन सभी के इंटरप्राइज में यह मैनेज करता है। ठीक है, अब इतना तो हमने देख लिया प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर। अब कहता है 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन फार्मिंग। कितने परसेंट है, 75% लोग। ठीक है, कहता है 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन फार्मिंग। ठीक है,
अर्थात 75% मजदूर जो हैं वह कृषि का काम करते हैं, चाहे उनका खुद का जमीन हो या किसी दूसरे के जमीन में जाकर वो काम करते हो। तो 75 जितना भी है उसमें से 75% क्या काम करता है? कृषि का काम करता है। क्या काम करता है? कृषि का काम करता है। इसके बाद जो लेबर का काम होता है, कहता है लैंड इनटू कल्टीवेशन इज फिक्स्ड, अर्थात अपना जमीन नहीं है। दूसरा फैक्टर है लैंड इनटू कल्टीवेशन इन फिक्स्ड, अर्थात यदि खुद का जमीन नहीं है तो वह दूसरे के जमीन में जाकर कटाई, सिंचाई, निराई, बुआई इस सभी का काम करते हैं। ठीक है, ये मजदूर। इसके अलावा कहता है मेजर फॉर कन्वर्ट वेस्ट लैंड, क्या है? इसके बाद है आपका मेजर फॉर कन्वर्ट वेस्ट लैंड अर्थात ये उस जमीन का मेजर करते हैं जो वेस्ट पड़ा रहता है, अर्थात बंजर भूमि जो रहती है उस भूमि का, जो जिसको वो क्या किसमें वर्ड आता है आपका हेक्टेयर। लैंड मेजरिंग, मेजर जो भूमि का जो मेजर करते हैं हेक्टेयर में आता है, बीघा में आता है। आपके बुक में एक वर्ड दिया हुआ है घुंटिया, ये वर्ड ये मेजर के काम में ही आता है ये वर्ड। ठीक है, तो इन सभी में वो क्या करते हैं? मेजर का काम करते हैं। किसका? कन्वर्ट करते हैं, उसको लैंड को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये काम है। उसके बाद अब आप देखिएगा इसी में आता एक मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मुख्य रूप से 3, रबी, खरीफ और तीसरा जो है वह उसका उपयोग ये, लेकिन तीसरा जो है हमारा वह कहे तो सालों भर उसका हम उपयोग कर लेते हैं, सालों भर में वो हम निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं गर्मा। क्या कहते हैं? गर्मा। ये 3 फसल है। क्या है? 3 फसल है, अर्थात मल्टीपल क्रॉपिंग। देख लीजिए, मान लीजिए यह एक खेत है, यह एक खेत है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, अर्थात एक पार्ट में अलग खेती, एक पार्ट में अलग खेती, फिर दूसरे पार्ट में आपको अलग खेती देखने को मिलेगी और तीसरे पार्ट में आपको अलग खेती देखने को मिलेगी। एक ही साल में आपको 3। और ये मल्टीपल क्रॉपिंग का जो आया है मुख्य रूप से सबसे पहले आया था वेस्ट यूपी में। किसमें आया था? वेस्ट यूपी में आया था ये। ठीक है, अब मल्टीपल क्रॉपिंग जिसमें देखते हैं रबी, खरीफ और गर्मा, तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग में देखते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग कहता है रबी, खरीफ और गर्मा, अर्थात रबी फसल का जो समय होता है वो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, क्योंकि जब ठंड का समय होता है। रबी फसल में ठंड का, अर्थात तापमान जब कम रहता है तब हम रबी फसल की बुआई करते हैं और मार्च में हम उसकी कटाई करते हैं। उसी का उल्टा खरीफ फसल, जब तापमान टेम्परेचर हाई होता है अर्थात जून जुलाई में हम उसको रोपते हैं और अक्टूबर में काटते हैं। ठीक है, और आपका गर्मा, अर्थात गर्मा जो मिक्सचर है वो आपको सालों भर में हम किसी भी समय में उसका हम उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए रबी फसल अर्थात खरीफ फसल में क्या आ जाता है? रबी फसल में क्या आ जाता है आपका? कौन कौन से फसल आ जाते हैं? तो रबी फसल में आपके आ जाते हैं आपको रबी फसल में हम देखते हैं क्या क्या था? वेट, राइस, पोटैटो, ईटीसी, अर्थात गेहूं, चावल, आलू, चना, सरसों, ये सभी चीज, इस सभी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल में होती है। उसी प्रकार अब इसका उल्टा खरीफ फसल जो है, जो जून जुलाई में बोकर हम अक्टूबर में काटते हैं, उसमें क्या निकलता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, इस सभी चीज की बुआई करते हैं। और गर्मा में हम सभी का फसल, सभी चीज का उपजाऊ कर लेते हैं। ठीक है, मेनली हम उसमें कर लेते हैं सबका। इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि रबी फसल में एक साल हम शुगर का भी उत्पादन करते हैं, अर्थात गुड़।
जिसको हम लोग कहते हैं गुड़, ईख, गन्ना जानते होइएगा, उसका पैदावार भी हो जाता है रबी फसल में एक बार में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए, इस सभी चीज के लिए हमें क्या चाहिए, डेवलप्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात जनरेटर हो गया, या जिसके कारण जनरेटर से हम पानी का करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ उसका उपयोग हम करते हैं, तो ये सब डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब हम देखते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग को किस प्रकार मॉडर्न मेथड में अपनाया गया है, अर्थात ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है उसको हम किस प्रकार मॉडर्न मेथड में अपनाया गया है, उसको किस प्रकार आधुनिक समय में लाया गया है, वह हम अब देखते हैं। तो हम देखते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग में हम देखते हैं जो इसको मॉडर्न पीरियड में ट्रांसफॉर्म करके लाया गया। क्या लाया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति। हरित क्रांति हम देखते हैं इस हरित क्रांति, यह जो हरित क्रांति जो लाया गया, इसमें सबसे ज्यादा फायदा कौन से फसल को हुआ, अर्थात जो ये मल्टीपल क्रॉपिंग, ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है इसको जो ट्रांसपोर्ट किया गया मॉडर्न पीरियड में अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन में, इसमें सबसे ज्यादा किस फसल को फायदा हुआ, तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वेट एंड राइस। किसका, वेट एंड राइस, क्योंकि उस समय पर HYV अर्थात हाई यील्डिंग वैरायटी ये एक प्रकार का सीड है अर्थात बीज है, जिसके कारण गेहूं और चावल में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा है। ये क्या रहा है, फायदेमंद रहा है। इसका उपयोग अर्थात ये मॉडर्न, अर्थात ये ग्रीन रिवॉल्यूशन या मॉडर्न पीरियड का जो हम मल्टीपल क्रॉपिंग है, इसका उपयोग मैंने आपको बताया वेस्ट यूपी के अलावा हरियाणा, यूपी, हरियाणा और पंजाब, इस जगहों पर, इन जगहों पर ये मॉडर्न पीरियड या मल्टीपल क्रॉपिंग इस सभी को सबसे पहले अपनाया गया। सबसे पहले मॉडर्न पीरियड को कहां लाया गया, हरियाणा, पंजाब और यूपी। कहां लाया गया, हरियाणा, पंजाब और यूपी। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है अर्थात हरित क्रांति, इसके फादर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग इनके फादर है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, हरित क्रांति पूरे विश्व में इन्हीं के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति लाने वाले थे। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार ये मॉडर्न पीरियड जो भारत में लाया, उसमें किस प्रकार हरित क्रांति जो आया, वहां के कृषि में किस प्रकार बदलाव आया। तो हम जब यह आया तो उस समय 1300 kg प्रति हेक्टेयर निकलता था फसल में। पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले 1300 प्रति केजी हेक्टेयर। ठीक है, जब ये आया तो ये बढ़कर कितना हो गया, 3200 केजी हेक्टेयर। ठीक है, 3200 केजी हेक्टेयर हो गया जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा या भारत में आया। जब तब 1300 केजी से पहले था, उससे बढ़कर कितना हो गया, 3200 केजी हो गया। तो इसका मतलब हम क्या देखे, हमने क्या देखा कि फार्मिंग अर्थात कृषि में क्या हुआ, डेवलपमेंट आया, कृषि में विकास हुआ। तो हम लोगों ने अभी पालमपुर गांव की कहानी का पहला भाग ही देखा है। हम अपने आने वाले वीडियो में हम इसके दूसरे भाग को भी आपके सामने लेकर आएंगे। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और फिर भी इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।